नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एजे हिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत में इस्लामिक आगमन था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, अपना इंट्रो में ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने अभी तक पढ़ा, पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हो। उससे पहले हमने सीखा कि इस्लाम धर्म कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। थोड़ा रिवाइज करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। कब स्टार्ट किया? आपका 570 में स्टार्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन 570 में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना गए। वो हिजरी संवत कैलेंडर तभी से स्टार्ट हुआ। 630 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने वो अबू बकर बने। उसके बाद आपके 4 और बने, फिर एक अली बने। ठीक है, जो अबू बकर को और महमूद गजनी हज़रत मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले लोग थे वो सुन्नी कहलाए, और जो अली को फॉलो करने वाले लोग थे वो शिया कहलाए। इन दोनों के मत से एक मत निकला जिसका नाम था सूफी मत। यहाँ तक हमने क्लियर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भारत में अरबों का आक्रमण हमने पढ़ा, यानी भारत पे जो सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आक्रमण तो उससे पहले, लेकिन जो सक्सेसफुली सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, जो 712 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उस आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने भारत में जजिया कर लगाया। ठीक है, और जो आक्रमण करा था वो सिंध के राजा जयपाल पे किया था, जिसके बाद जयपाल ने आत्महत्या भी कर ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि तुम्हारा इस्लाम धर्म में कि जो 5 पिलर होते हैं वो हमने पढ़ा। 5 पिलर कौन कौन से होते हैं? कलमा, नमाज, रमज़ान, हज और ज़कात। ये हमने 5 कल के वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जब भारत पर अरबी आक्रमण हुए, उसके बाद भारत में जो अरबी आक्रमण हुए थे वो 712 ईस्वी के समथिंग में हुए थे। ठीक है, 712 ईस्वी, यानी उसके बाद छोटे मोटे हल्के फुल्के आक्रमण होते रहे, कोशिश होती रही, लेकिन कोई भी बड़ा सक्सेसफुल आक्रमण इंडिया पे नहीं हुआ। उसके बाद भारत में एंट्री हुई तुर्कों की। ठीक है, भारत में एंट्री किनको हुई? तुर्कों की। भारत में उससे पहले सिर्फ अरब आए थे। तो क्वेश्चन ये भी होता है, भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण किन लोगों ने किया था? इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि तुर्क थे यार, तो पहले जरूर याद रखना, तो पहला सक्सेसफुल आक्रमण हुआ था भारत पे वो अरबों ने किया था। दूसरा किसने किया था? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्क में आक्रमण करने वाला सबसे पहला जो शख्स था, ठीक है, वो था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने कहीं कहीं आपको 1000 मिलेगा, कहीं कहीं 1001 मिलेगा, से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट मचाई, और 1001 से लेकर 1017 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कुल मिला के ये आक्रमण जो था मेनली ये लूट थी। मेन फोकस जो था वो लूट करना था भारत में। लूट क्यों करनी थी? जब इस्लाम, हमें कोई कुछ अपना धर्म फैलाना है तो उसके लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस धन की प्राप्ति के लिए महमूद गजनवी का जो आने का मेन मोटिव इंडिया में था वो धन की प्राप्ति का था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने 1000 से लेके 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक भारत में कितनी बार आक्रमण करा? 17 बार। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे पहले आक्रमण की हम बात करें कि महमूद गजनवी जो सबसे पहला आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको 1001 भी मिलेगा। ठीक है, 1000 ईस्वी या 1001 भी मिलेगा आपको दोनों में से, ये दोनों कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलो आक्रमण से पहले आक्रमण की भी बात करते हैं। थोड़ा सा महमूद गजनवी को समझते हैं। ये तो मैंने सिर्फ इंट्रो दिया था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी को थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर महमूद गजनवी कहाँ से आया, क्यों आया, कि भारत में एंट्री कैसे हुई। ठीक है, आपके अफगानिस्तान में
जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान है भारत में, वहाँ पर एक जगह थी, ठीक है, अफ़गानिस्तान में एक जगह थी गजनी, ठीक है। भारत का जो अफ़गानिस्तान आपने नॉर्मली भारत के मैप में देखा होगा, भारत का ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो यहाँ से ये यहाँ पे भारत का अफ़गानिस्तान टच होता है। तो अफ़गानिस्तान में एक जगह थी गजनी, ठीक है। इस गजनी जगह पर एक वंश का शासन चलता था, यामिनी वंश। कौन सा वंश? यामिनी वंश, ठीक है। अफगानिस्तान की एक जगह थी गजनी, वहाँ पर एक शासक का शासन चल रहा था, यामिनी वंश का, ठीक है, जिसका शासक था अल्पतगीन। इस वंश का जो शासक था वो था अल्पतगीन, ठीक है। अल्पतगीन का एक दामाद था, और कहते हैं कि दामाद भी था, और क्या कहते हैं, इसका गुलाम भी था, ठीक है। इसका नाम है सुबुक्तगीन। अभी मैं बताऊंगा, आपको चीजें खुद समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अल्पतगीन जो थे, इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आएगी। मैंने क्या बताया, अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, गजनी में एक वंश चल रहा था, यामिनी वंश, ठीक है। उस यामिनी वंश का जो शासक था वो था अल्पतगीन। उस अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। इन सुबुक्तगीन का जो बेटा था वो था मोहम्मद गजनवी, महमूद, शॉर्ट में लिख देते हैं, महमूद गजनवी। अब समझ में आया मैंने क्यों मैप बनवाया। दोबारा रिवाइज करेंगे। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, वहाँ एक वंश चलता था यामिनी वंश। यामिनी वंश के शासक था अल्पतगीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यामिनी वंश का शासक कौन था, अल्पतगीन। अल्पतगीन का एक गुलाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी, ठीक है। सुबुक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किए थे। सुबुक्तगीन का जो भारत पे आक्रमण का टाइम था वो 1998 या 1999 को माना जाता है, ठीक है। लेकिन सुबुक्तगीन के जो आक्रमण थे भारत पे वो सक्सेसफुल नहीं थे। कुछ लोग कारण ये भी बताते हैं कि अपने पिता के सक्सेसफुल आक्रमण ना होने की वजह से आपका महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि पिता उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। सुबुक्तगीन ने भी कोशिश की थी, लेकिन जो सक्सेस मिली वो किसे मिली, महमूद गजनवी को। यहाँ तक आपके चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अफगानिस्तान का और यामिनी वंश, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, आक्रमण, ठीक है। गजनवी के भारत पर आक्रमण की हम बात करते हैं कि गजनवी के भारत पर, मोस्टली गजनवी ने, ठीक है, भारत पर कितने बार, 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। ये लाइन पहले कभी एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ठीक है। अब बात करते हैं आक्रमण की है। तो महमूद गजनवी का जो सबसे पहला आक्रमण था वो आपका 1000 ईस्वी, या फिर कभी कभी आपको 1001 भी मिल जाता है। कुछ बुकों में थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, तो 1001 में आपको जो भी मिले वही ऑप्शन होगा, और ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में आए, ठीक है, एक ही ऑप्शन में आएगा, ठीक है। जो सबसे पहला आक्रमण था वो था पेशावर पे, ठीक है। कहां पर था, पेशावर। अब पेशावर कहां पर है आपका, ठीक है, जो आपका हमारा सिंध वाला इलाका है वहां पर पेशावर है। कब था, 1000 में। मोस्टली आप इसको 1001 ही मान सकते, चलो 1000 ही मान लें, ठीक है। इस आक्रमण की मैं बात करूं, इस आक्रमण में
ठीक है, पेशावर पे। इस आक्रमण में एक साइड जो थे, ठीक है, महमूद गजनवी थे, मार कर क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड थे पेशावर के शासक जयपाल, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जो महमूद गजनवी का भारत पे पहला आक्रमण था पेशावर में, वहां के शासक थे जयपाल, और महमूद गजनवी ने सबसे पहला जो सक्सेसफुली आक्रमण किया था वो इन्हीं पे किया था। इसमें गजनवी जी की जीत हुई और जयपाल जी की हार हुई, ठीक है। इतना राइट ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस युद्ध को, जो हमारा ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध को वे हिंद का युद्ध भी कहते थे, वे हिंद का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध वे हिंद का प्रथम युद्ध। अभी हम दूसरा युद्ध भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं इस पर डबल स्टार बना रहा हूं कि इस युद्ध को नाम क्या था, वे हिंद का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ, पेशावर के राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। ये इसका पहला आक्रमण था, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम सारे 17 के 17 आक्रमण नहीं पढ़ेंगे, वही आक्रमण पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, यानी एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। आक्रमण तो 17-12 के, आप 17 के 17 को तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है, हम इस वे युद्ध में एक आता है कि सबसे पहले जो जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, जिहाद का नारा। अब जिहाद का मतलब क्या था, ठीक है। अब जिहाद को समझेंगे। जिहाद का मतलब होता है काफिरों को खत्म करना, ठीक है। जिहाद का मतलब क्या था, काफिरों को खत्म करना। अब काफिर, मैंने आपको बताया था काफिर कि कौन लोग होते थे, जो लोग कलमा फॉलो नहीं करते थे, उनके अकॉर्डिंग जो लोग कलमा को फॉलो नहीं करते वो सभी लोग काफिर है, और काफिरों को ख़त्म करने का मतलब जिहाद था। तो एक जिहाद का नारा दिया था कि हम लोग जिहाद कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया, वे हिंद का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ, 1001 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ। इसमें महमूद गजनवी की जीत हुई, जयपाल की हार हुई, ठीक है। इसी युद्ध में एक नारा दिया था जिहाद का नारा, ठीक है। जिहाद का मतलब मैंने आपको बताया काफिरों को ख़त्म करना, जो किसने दिया था, गजनवी ने, ठीक है। किसने दिया था, गजनवी ने। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम आक्रमण आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरा आक्रमण की बात करते हैं। अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण इसका आता है, दूसरे की हम बात करें, दूसरा तो नहीं है, उससे पहले भी है, 1006 ईस्वी का। हम इंपॉर्टेंट आक्रमण पढ़ने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सभी को पढ़ना, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पूछे जाते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। एक नगरकोट का मंदिर है, आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नगरकोट का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये प्रथम, हमेशा याद रखना, जिन चीज़ों पे प्रथम लिख जाए ज़्यादातर वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होती हैं। ये प्रथम मंदिर पर लूटती है, मंदिर पर आक्रमण,
ठीक है, ये क्या था, ये प्रथम बार मंदिर पर आक्रमण था। ठीक है, आगे चलते हैं। हम महमूद गजनवी के अगले आक्रमण की बात करते हैं, जो था 1008 ईस्वी में। अरे क्या हो रहा है मार्कर को, 1008 ईस्वी में। ठीक है, अभी हम बात करते थे, हमने भी बात करी थी, अब थोड़ा सा साइड में बताता हूँ आपको। 1001 में एक युद्ध हुआ था, किसका, वे हिंद का। ठीक है, किससे हुआ था, राजा जयपाल से। ठीक है, ठीक है, 1001 में एक युद्ध हुआ था वे हिंद का, किससे हुआ था, राजा जयपाल थे। राजा जयपाल के ही एक बेटे थे। ठीक है, जो राजा जयपाल हैं इनके एक पुत्र थे, ठीक है, आनंदपाल। ठीक है, राजा जयपाल के ही पुत्र थे आनंदपाल। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ, ठीक है, ये था वे हिंद का दूसरा युद्ध। ठीक है, 1008 में वे हिंद का दूसरा युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ, आपका आनंदपाल, मैंने आपको बताया था आनंदपाल कौन थे, सन ऑफ जयपाल। ठीक है, आनंदपाल सन ऑफ जयपाल, और दूसरी साइड कौन था, महमूद गजनवी। इस युद्ध का निर्णय भी यही निकला कि इस युद्ध में महमूद गजनवी की जीत हुई और जयपाल की, आनंदपाल की हार हुई। ठीक है, यहाँ से भी अच्छी खासी लूट करी थी इस युद्ध के बाद। ठीक है, हम अगले इंपॉर्टेंट आक्रमण की बात करते हैं, जो एक्चुअली में आक्रमण तो 17 बार हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आक्रमण 17 बार किया है, लेकिन उनमें जो हमारा इंपॉर्टेंट हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले आक्रमण की हम बात करें। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, सारे एग्जाम्स का अभी तक फेवरेट जो क्वेश्चन है वो है इसका सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनवी से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण जो है वो कौन सा है, सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है, कब हुआ था, पहली बात तो ये देंगे, ये कौन सा आक्रमण था, ये अक्सर पूछता है, 16वां। ठीक है, 16वां आक्रमण था। कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। ठीक है, जो सोमनाथ का आक्रमण है, ये बताया जाता है कि ये अब तक की भारत पे सबसे बड़ी लूट है। ठीक है, यहाँ से इतना सोना उसने लूटा था कि वो जो उसके साथ सारथी थे, जो रथ थे, या जिन चीज़ों को उनको ले जा सकता था, उन पर भी उसका वो सोना नहीं आ पाया, उसको लाद के ले जा नहीं पाया था। इतना बड़ा आक्रमण बताया जाता है। ठीक है, इसमें फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आक्रमण है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है कि महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण, ये सोमनाथ पे आक्रमण कब हुआ, सोमनाथ का आक्रमण कौन सा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और इसमें एक बार और समझ, अक्सर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जिस समय सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, यहाँ का जो शासक था वो कौन था, भीम सेकंड। अभी कुछ देर पहले हमने भीम प्रथम भी पढ़ा है। ठीक है, अभी पीछे हमने भीम प्रथम का भी जिक्र करा था, तो ये कौन था, भीम सेकंड, नहीं भीम प्रथम ही था, प्रथम का जिक्र नहीं, भीम प्रथम ही है, सॉरी। ठीक है, कौन है, भीम फर्स्ट। ठीक है, कौन था यहाँ का शासक, भीम फर्स्ट। ठीक है, ये बताते हैं कि भीम प्रथम जो थे, इनकी अभी हत्या कर दी थी महमूद गजनवी ने। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर बहुत लोगों का बिल्कुल कत्ले आम किया था, सर को बिल्कुल धड़ों से काट दिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
और इसके बाद हम बात करते हैं महमूद गजनवी का जो लास्ट अटैक था, ठीक है। लास्ट अटैक की हम बात करें, ठीक है, वो बताया जाता है 1027 ईस्वी में, ठीक है। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का लास्ट अटैक बताया जाता है, जो किसके खिलाफ था? जाटों के। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवालों में से एक है, मैं भी इसे भी स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, ठीक है, कि महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो किसका था, कहाँ पे, किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ, ठीक है। यहाँ तक आप सभी की चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गजनवी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है, आगे हम इसको लेके चलें। गजनवी ये भारत में प्रथम मुस्लिम था जिसने सुल्तान व गाजी की उपाधि हासिल की, ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। अब इस बारे में समझेंगे कि सुल्तान और गाजी ये क्या होते हैं, ठीक है। सुल्तान वर्ड जो दिया गया वो जो हमारे इस्लाम धर्म के खलीफा होते थे, मैंने आपको बताया था इस्लाम धर्म में जो सबसे बड़ा पद था इस समय वो खलीफा का होता था, जो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी चले हुए आ रहे थे, तो उन लोगों के पद को खलीफा बोला जाता था। तो जो खलीफा होते थे उनके सेनापति होते थे। सेनापति मतलब जो अपना एक नेतृत्व कर रहे हैं, एक सेना का, एक उस धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उन सेनापतियों को सुल्तान बोला जाता था, ठीक है। जो अब आगे जाके दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको भी सुल्तान का जिक्र मिलेगा। तो सुल्तान कौन होते थे? एक तरह के सेनापति होते थे जो इस्लाम धर्म को फैलाने का कार्य करते थे। गाजी कौन होते थे? गाजी उन लोगों को बोला जाता था जो धर्म से रिलेटेड अपने इस्लाम धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं, उसकी रक्षा का काम कर रहे हैं, उसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों को भी गाजी, लगभग सेम है, बट गाजी का मतलब ये नहीं कि वो सेनापति ही हो, उसका काम मेनली आपका धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई? सुल्तान का मतलब आपको समझ में आया, गाजी का मतलब आपको समझ में आया। पहला ऐसा शासक था भारत में मुस्लिम ये जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करी, ठीक है। आगे इस चीज़ को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है। जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी की जो मृत्यु बताई जाती है वो 1030 में बताते हैं कि जाटों के विरुद्ध ही आक्रमण करते करते, उनसे विद्रोह करते करते ही महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1030 में। अब थोड़ा सा हम महमूद गजनवी को रिकॉल करेंगे, वही हमारा पुराना तरीका है। आप चाहे आंखें बंद करके करो या बिना आंखें बंद करे करो। महमूद गजनवी भारत पर पहला तुर्की था जिसका सक्सेसफुली आक्रमण हुआ। इससे पहले सोतगिन था। सोतगिन कौन था आप समझेंगे। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ का एक वंश चलता था यामनी। यामनी वंश का शासक था अल्पतगिन। अल्पतगिन का एक गुलाम भी था, दामाद भी था, सुबक्तगिन। सोतगिन का बेटा था एक महमूद गजनवी। सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण करने की कोशिश करी थी सोतगिन ने करते, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद भारत पर जो आक्रमण किया वो महमूद गजनवी ने कहा। 1001 में उनका पहला आक्रमण था। कहाँ पे? पेशावर में। वहाँ का शासक था जयपाल, ठीक है। जयपाल से उनका युद्ध हुआ और जयपाल की उन्होंने वहाँ पर हत्या कर दी, ठीक है। वो प्रथम इनका आक्रमण था। सेकंड आक्रमण हमने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा वो 1006 में पढ़ा, जो नगरकोट मंदिर पे था। जो नगरकोट का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है प्रेजेंट में, ठीक है। वो उसका पहला मंदिर आक्रमण था। फिर हमने पढ़ा 1008 वे हिंद का द्वितीय युद्ध, जो किस किस के बीच हुआ था? महमूद गजनवी और राजा जयपाल जो थे, जो जिन पे 1001 में आक्रमण हुआ था, उनके बेटे आनंद पाल के साथ, ठीक है। उसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा था वो 16वां आक्रमण था, 17वां आक्रमण, 16वां, ठीक है।
कौन सा था, सोमनाथ के मंदिर पे कब हुआ था, 1025 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट आक्रमण जो था वो किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था, 1027 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई वो 1030 में हुई। भारत में पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करी, ठीक है। ये सारा जिक्र था महमूद गजनवी का। आज जब होता क्या है, जब कोई बाहर का आक्रमणकारी या कोई शासक भारत में या कहीं भी जाता है तो अपने साथ वो कुछ पत्रकार, कुछ इतिहासकार उन सबको लेकर चलता है, ताकि उसके द्वारा की गई घटनाओं को, उसकी तारीफ़ें करने को वो लोग उसकी घटना को लिखें और लोगों के सामने वो आए, ठीक है। तो महमूद गजनवी के साथ भी कुछ पत्रकार आए थे, ठीक है, पत्रकार के नहीं, इतिहासकार, ठीक है। 4 इतिहासकारों का जो सबसे फेमस नाम होता है, एक तो आता है अल-बुरूनी, ठीक है, क्या नाम आता है, अल-बुरूनी, एक आता है फरदोशी, एक आता है उतबी और एक आता है बैहाकी। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इन चारों की हमें पुस्तकों के नाम भी, ठीक है। जैसे अल-बुरूनी की सबसे फेमस किताब थी किताब-उल-हिंद। ये किताब ऐसी है जिसमें हमें भारत में जो आक्रमण हुए मध्यकालीन भारत में, स्टार्टिंग आक्रमणों के बारे में बहुत अच्छा जिक्र मिलता है, ठीक है। कौन सी थी, किताब-उल-हिंद। इसमें हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत पता चलता है। एक थी फरदोशी की एक बुक थी शाहनामा, ठीक है। एक उतवी थे, उतवी की एक मतलब फरोजशाही चचनामा, ठीक है। एक बैहाकी थे जिसने तारीख़ सुवक्तिन यानी सुवक्तिन का जीवन परिचय बैहाकी ने लिखा। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, इससे स्टार वाला क्वेश्चन है, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला अल-बुरूनी की किताब थी किताब-उल-हिंद, दूसरा था फरदोशी की बुक थी शाहनामा, तीसरा था उतवी की बुक थी फारसी चचनामा, और चौथा था बैहाकी जिसकी बुक का नाम था तारीख़ सुवक्तिन, ठीक है। महमूद गजनवी के बारे में यही इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी हम लेके आएंगे, जिसमें एग्ज़ाम में PYQ जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लगाएंगे इनसे रिलेटेड। तो आपको समझ में आ लगा कि जो हमने पढ़ा है कि उसमें से ही सारा एग्ज़ाम हमारा लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तुर्की आक्रमण को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद एक हम बात करते हैं अगले शासक मोहम्मद गोरी, ठीक है। यानी कि महमूद गजनवी के बाद फिर से 100 साल, लगभग 100 साल तक कोई भारत पे ऐसा खासा कोई आक्रमण नहीं हुआ जिससे हमें पढ़ा जाए, ठीक है। छोटे मोटे होते रहे, सक्सेसफुली बड़ा कोई नहीं हुआ। उसके बाद एंट्री हुई मोहम्मद गोरी की, ठीक है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की, अब हम आगे तुर्की आक्रमण को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो महान शासक जो आक्रमण करने वाला था वो था मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। अफगानिस्तान के गजनी मैंने आपको बताया था, पहले अफगानिस्तान में जगह नाम है गजनी, वहाँ पर एक वंश और चला था उस टाइम में, गोर वंश, ठीक है। इस वंश का ही शासक मोहम्मद गोरी था, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में और बात करें, मोहम्मद गोरी का जो सबसे पहला आक्रमण था उसके बारे में समझेंगे। मोहम्मद गोरी का जो सबसे प्रथम आक्रमण था वो 1075 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पर हुआ, मुल्तान पे हुआ, ठीक है। दूसरे आक्रमण की हम बात करें मोहम्मद गोरी का, जो ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे तना इसका, ठीक है। और उसने जो दूसरा आक्रमण किया 1078 में करा, गुजरात पे करा। गुजरात के एक शासक थे भीम सेकंड। अभी हम पीछे बात कर रहे थे महमूद गजनवी की, तब वहाँ पे जो सोमनाथ पे आक्रमण किया था वहाँ पे शासक जो थे भीम प्रथम थे, अभी ये शासक भीम सेकंड है, ठीक है। उसके बाद जो भारत पे 169 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पे अधिकार कर लिया मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम थोड़ा सा इसी समय, जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण कर रहा था, इस समय अजमेर की हम बात करें, ठीक है। अजमेर में एक वंश चल रहा था, ठीक है, ठीक है। अजमेर जो भारत का एक हिस्सा है दिल्ली के पास ही, उसमें एक वंश चल रहा था, ठीक है। कौन सा वंश, चौहान वंश। अभी मैं ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आएगा, ये टॉपिक में थोड़ा अलग से क्या पढ़ाने लग गया अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चौहान वंश, इस चौहान वंश के एक शासक थे पृथ्वी राज
चौहान। ठीक है, इस वंश के कौन शासक थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, थर्ड थे ये। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, इनके ही एक राजकवि थे जिनका नाम था चंद्रप्रदायी। इनके कौन थे ये? राजकवि। अभी मैं ये क्यों आपको पढ़ा रहा हूं वो भी आपको समझ में आएगा। और चंद्रप्रदायी जो थे, इनकी एक बुक थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुकों में इसका नाम है। ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो किसकी थी? चंद्रप्रदायी थी। चंद्रप्रदायी कौन थे? राज्य कवि थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? चौहान वंश के थे। चौहान वंश कहाँ चल रहा था? अजमेर में। ये मैं कब की बात करूँ? जब जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद जो मोहम्मद गोरी का अगला आक्रमण है, जब मैंने पृथ्वीराज चौहान का जिक्र कराया तो पृथ्वीराज चौहान भी होगा। जो अगला आक्रमण है वो 1091 ईस्वी में हम बात करेंगे प्रथम तराइन का युद्ध। मैं फिर से इस क्वेश्चन पे स्टार बनाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ? एक साइड था मोहम्मद गोरी और दूसरी साइड था कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूं? 1091 ईस्वी की। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी शासक भारत के हिंदुशाही राजा थे। इनके पास अच्छी खासी हाथियों की सेना भी होती थी। तो जब आमने सामने दोनों सेनाएं आई, ये मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना, तो मोहम्मद गोरी की स्ट्रेटजी होती थी, वो अपने हाथी आगे रखते थे और सबसे पहले हाथियों को छोड़ देते थे। तो जो मोहम्मद गोरी था, जब स्टार्टिंग में युद्ध शुरू हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने सारे हाथी मोहम्मद गोरी की सेना पर छोड़ दिए और हाथियों ने ही मोहम्मद गोरी की सेना को कुचल के रख दिया। ठीक है, इस युद्ध का बड़े आसानी से निर्णय हो गया कि इस युद्ध में जो हार हुई थी वो किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हारे थे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान ने उनको बंदी भी बना लिया। बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को ठीक है छोड़ दिया कि हम निहत्तों पे वार नहीं करते। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि उन्होंने मोहम्मद गोरी नहीं, पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाने के बाद घायल को छोड़ दिया कि हम घायलों पे और निहत्तों पे हाथ नहीं उठाते। ठीक है, इसके ही जस्ट अगले साल जो मोहम्मद गोरी थे वो वापस गजनी गया। वहाँ जाकर उसने जब युद्ध करके गया तो पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध कला है वो सारी उसने सीख ली, देखा कैसे युद्ध करता है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके उसने प्रैक्टिस की। ठीक है, तीरंदाज तैयार करे। तो अगले ही साल, ठीक है, अगले ही साल 1192 ईस्वी में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगले साल क्या हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध की हम बात करते हैं। ठीक है, एक साइड वही किस किस के बीच हुआ? आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। ठीक है, इस युद्ध के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी सी, मैं छोटी सी कहानी उसको आपको सुनाऊंगा। कहानी क्या, वो बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेके पहुंचा और एक साइड आपकी पृथ्वीराज चौहान की सेना है। बहुत विशाल सेना होती थी। मोहम्मद गोरी की इतनी बड़ी सेना उस समय भी नहीं थी। ठीक है,
जब मोहम्मद गौरी वहाँ पहुँचा तो मोहम्मद गौरी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि उसने एक पत्र भिजवाया पृथ्वीराज चौहान पे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं सुलह करना चाहता हूँ। जैसे अक्सर होता था युद्ध से पहले, कोई भी युद्ध होता था उससे पहले दोनों राजाओं के आपस में कोशिश होती थी कि युद्ध ना हो, बातचीत से ही बात निपट जाए। तो मोहम्मद गौरी ने प्रस्ताव भेजा पृथ्वीराज चौहान से कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं यहीं से वापस लौट जाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये एक उसकी स्ट्रैटेजी थी, एक चाल थी पृथ्वीराज चौहान को भगाने के लिए, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान को लेटर मिला, पृथ्वीराज चौहान ने भी इस बात को ओके बोल दिया और अपनी सेना से बोल दिया कि युद्ध नहीं होगा। तो पृथ्वीराज चौहान की जो पूरी सेना थी वो पूरी रात जश्न मनाती रही। मोहम्मद गौरी ने क्या करा, अपनी जो सेना थी उसमें आगे वाले लोगों से बोल दिया कि भाई तुम जश्न मनाओ, ताकि इस सेना को ये लगे कि भाई ये लोग भी जश्न मना रहे हैं पूरी रात। और अपनी पीछे की पूरी सेना को बोल दे कि आप लोग क्या करो, आराम करो, ठीक है। ये लोग पूरी रात जश्न मनाते रहे पृथ्वीराज चौहान की सेना, और दूसरी साइड इसकी पूरी सेना सो रही है, लेकिन आगे के ही कुछ लोग पूरी सेना के वो जश्न मना रहे हैं, ताकि इन लोगों को लगे कि ये लोग भी खुशी के मारे जश्न मना रहे हैं। अब होगा क्या, जब पूरी पृथ्वीराज सेना थक जाएगी, जश्न मना के वो थके सो जाएंगे, तो सुबह ही मोहम्मद गौरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर देता है, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी की सेना को संभलने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरी रात के जगे हुए, थके हुए, क्योंकि पूरा जश्न मनाया, तो वो लोग इतने कैपेबल नहीं हो पाते। फिर दूसरा पृथ्वीराज चौहान के हथियार थे हाथी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथी मोहम्मद गौरी की सेना पर छोड़े। तो मोहम्मद गौरी ने इसके लिए क्या तैयार रखा था, इसने बहुत तेज तीरंदाज तैयार करे जो घोड़े पर चलते हुए तीर मार सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, मैं आपको एग्जाम्पल टाइप में समझाता हूँ। हम देखें तो ऐसे करके, अगर ये हाथी, ठीक है, अगर कोई हाथी था तो मोहम्मद गौरी ने 3 साइड से हाथी पे तीर चलवाने शुरू करवाए, ठीक है। जब हाथी पे 3 साइड से तीर लगेंगे तो हाथी किधर को भागेगा, वापस, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के जो हाथी थे, जब तीर उन पे लगने शुरू हुए तो पृथ्वीराज चौहान के हाथी ने वापस भागना शुरू किया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की सेना को ही कुचलना शुरू कर दिया। और इससे बड़ी ही आसानी से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया, ठीक है। इस युद्ध में जो निर्णय हुआ आपका क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गौरी की क्या हुई, जीत, और पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी क्या हुई, हार, ठीक है। अब मैंने अभी पीछे आपको एक बात बताई थी, पृथ्वीराज चौहान के एक राज्य कवि थे चंद्रप्रदायी, उनके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ से एक बड़ा ही कहते हैं चर्चाई विषय है कि मोहम्मद गौरी के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी मृत्यु के लेके बहुत डिस्प्यूट है। कुछ लोग क्या बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि युद्ध में मर गए थे, कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ से चले गए थे, वहाँ से गायब हो गए थे, ठीक है। जो ठीक है, कुछ लोग जो बताते हैं वो लोग बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उसी जगह मर गए थे, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी मैंने आपको बताए थे कौन थे ये, ठीक है, पृथ्वी के राजकवि, ठीक है। इनकी एक बुक थी, मैंने आपको बताया इनकी बुक थी, क्या नाम था बुक का, पृथ्वी राज रासो, ठीक है। इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि इस बुक के अकॉर्डिंग बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, कब्जे में ले लिया, कैद कर लिया और उसको गजनी ले गया, ठीक है। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से कहा गया कि वो अपना सर झुका दे, जैसे मोहम्मद गौरी ने को इसको प्रथम युद्ध में छोड़ा था, तो मोहम्मद गौरी ने भी ऑफर रखा कि तुम अगर अपना सर झुका दो, ठीक है, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे, मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, जो चंद्रप्रदायी द्वारा लिखित पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिसको ज़्यादातर राइटर्स जो हैं उसको नहीं मानते, बट जो है मैं आपको बताऊँ। तो मोहम्मद गौरी ने, इस पर मूवी भी बनी अक्षय कुमार की एक, आप कभी देख सको तो देखना, ठीक है, कि कहा कि आप सर को झुकाओ दे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सर झुकाना नहीं है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों पे गरम सरिया दे के उनकी आंखें फोड़ दी, ठीक है। तो जो चंद्रप्रदायी थे वो भी पृथ्वीराज चौहान के साथ थे इस घटना में।
तो मोहम्मद गोरी ने को एक फिर पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, मोहम्मद गोरी को एक खबर पहुंचवाई कि वो एक कला में निपुण है, वो आंखों को पट्टी बांध के भी आवाज़ सुन के वहाँ पर सटीक तीर का निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गोरी तक जब ये खबर पहुंची तो मोहम्मद गोरी ने भी चाहा कि भाई मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान बिना देखे सिर्फ आवाज़ सुन के वहाँ पर क्या करे, अपना तीर का निशाना मार दे। ठीक है, तो सभा बुलाई गई, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से बोला गया कि ऐसा कीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार आवाज़ करी तो उन्होंने वहीं तीर मार दिया, दूसरी बार बात करी पृथ्वीराज चौहान ने फिर वहाँ तीर मार दिया। इस बात से खुश होकर पृथ्वीराज चौहान की इस कला को देख के मोहम्मद गोरी ने जैसे ही ताली बजाई, ये बताते हैं कि इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ताली की आवाज़ सुन के पृथ्वीराज चौहान ने, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी पूरी, मोहम्मद गोरी पर तीर चला दिया, जहाँ पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और वहाँ के लोगों ने फिर चंद्र बधाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को ही मार दिया। ये कहानी जो मिलती है वो मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ किस बुक में मिलेगी, पृथ्वीराज रासो की जो बुक है उसमें मिलेगी, और कहीं इस कहानी का जिक्र नहीं मिलता है। बाकी में तो यही बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध स्थल पर ही हो गई थी, जो तराइन का दूसरा युद्ध है। ठीक है, और क्योंकि इसका क्यों माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने उसके बाद भी भारत में सिक्के चलाए थे। ठीक है, सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हुई चीज़ें। ये अब जो तराइन का दूसरा युद्ध था, सेकंड युद्ध जो था, इस युद्ध को भारत में, ठीक है, भारत में तुर्कियों का आगमन कह सकते हो कि वास्तविक आगमन कह सकते हो, यही निर्णायक युद्ध था कि तभी से ही भारत में मुस्लिम शासन का उदय हो गया। ठीक है, यहाँ से ही। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के ही 4 गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। ठीक है, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो नमस्कार साथियों।